धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 2 से 3 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये मौतों का सिलसिला बुलंदशहर, मथुरा और इसके अलावा फिरोजाबाद और लखनऊ में देखने को मिला। लखनऊ में तो वहां के जो कमिश्नर हुआ करते थे सुजीत पांडे, उनको हटा के DK ठाकुर को वहां का कमिश्नर बना दिया गया। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी सरकार यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो नई आबकारी नीति ले आई है। और नई आबकारी नीति के मुताबिक अगर आपको अब शराब लेके जाना है या अपने घर में शराब रखना है, जो कि एक लिमिटेड शराब होती है, आप अपने पर्सनल और निजी इस्तेमाल के लिए रखते हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो क्या है ये नई आबकारी नीति और क्यों लेना पड़ेगा लाइसेंस, और इस आबकारी नीति को और या उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री को कैसे देखा और समझा जा सकता है, इन्हीं सारे पहलू के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं रवि अरोड़ा जी। देश के जाने माने पत्रकारों में उनका नाम शुमार किया जाता है। पीपल्स टुडे के वो संपादक हैं और बहुत सारे अखबारात में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। उन्हीं से समझेंगे कि नई शराब नीति क्या कहलाती है। सर, ये नई शराब नीति को कैसे देखा और समझा जा सकता है? अकरम जी, ये अजब विडंबना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो धर्म के नाम पर सत्ता में आई थी, जिसके तमाम एजेंडे धर्म से जुड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं इस समय घर घर जाकर राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा है। सुबह से शाम तक 10 फोन आ जाते हैं कि सब हम आना चाहते हैं रसीद काटने के लिए। तो एक ऐसी सरकार जो धर्म के नाम पर सत्ता में आई, जिसके सारे एजेंडे धर्म से जुड़े हुए हैं, वो आज की तारीख में मदिरा शरणम गच्छामी हो गई है जी। मदिरा शरणम गच्छामी मैं किसी व्यंग में नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। अब आप इसको देखें कि तमाम नीतियां जो हैं सरकार की, वो शराब के उत्पादन, शराब की बिक्री और शराब से राजस्व से जुड़ी हुई हैं जी। अभी जो भूसरेड्डी साहब ने जो इसको आपकी नई आबकारी नीति घोषणा की है, उसमें नए साल में उन्होंने अपने राजस्व के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है और 34,500 करोड़ रुपए कर दिया जी। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 25% राजस्व उत्तर प्रदेश का वो शराब के थ्रू ही आता है। मेरी जानकारी में ये बात नहीं थी, पर आपने डाला कि 25% राजस्व उत्तर प्रदेश का शराब से ही मिलता है, ये एक अच्छी जानकारी है जी। ये 25% तो पहले था, अब नई आबकारी नीति से ये कितना बढ़ेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन नई आबकारी नीति में 6,000 करोड़ रुपया का लक्ष्य बढ़ाने का टारगेट रखा है। तो इस तरह से मान सकते हैं लगभग 2-2.5% और बढ़ जाएगा, यानी 27-28% तक ये पहुंच जाएगा लक्ष्य। और जो ये नई घोषणा की है कि निजी तौर पर आपको घर पे शराब रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा, आपने 12,000 रुपए उसकी फीस निर्धारित कर दी है, 50,000 रुपए आपको उसमें सिक्योरिटी देनी है, तो इससे तो मुझे लगता है 30% तक भी जा सकता है। तो एक तरफ तो आप धर्म की बात करते हैं, नैतिकता की, शुचिता की बात करते हैं, दूसरी तरफ ले देकर काम वही करते हैं जो लंपट सरकारें करते हैं कि शराब बेचिए, शराब से पैसा कमाइए और शराब के ही थ्रू देश को चलाइए, पूरे प्रदेश को चलाइए। लेकिन सर, यहाँ एक मजबूरी भी तो हो सकती है ना सरकार की। पैसा कहाँ से आएगा सरकार चलाने के लिए? तो वो अगर कमा रहे हैं, मान लीजिए दारू बेच के, शराब बेच के, तो इसमें गलत भी क्या कर रहे हैं? इसको आप इस तरह गलत सही से नहीं देखा जाए, लेकिन एक बात देखिए कि हमारी कथनी करनी में अंतर क्यों है। फिर हम कहें ना कि हम जो अपनी सरकार इसी तरीके से चलाएंगे। आप सरकार चलाने के लिए आप राम मंदिर की बात करते हैं, सरकार चलाने के लिए आप धार्मिक मुद्दों की बात करते हैं। अब नया शगुफे शुरू हो गए हैं कि अब आपको काशी भी चाहिए, आपको मथुरा भी चाहिए। सत्ता में आने के लिए तो आपको ये टोटके चाहिए और सत्ता चलाने के लिए आपको शराब बेचनी है। तो ये कथनी और करनी में अंतर क्यों? दूसरी बात ये कि ठीक है, देश भर की तमाम सरकारें शराब के दम पर चल रही हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी तो हैं। आप देखें, गुजरात में बिना शराब के सरकार चली है और ये खुद मोदी जी रहे हैं, मोदी जी ने ही लागू की थी, उन्होंने भी सरकार बहुत अच्छे से चलाई और एक उसे रोल मॉडल माना गया और उसी मॉडल पर ही उनको केंद्र में लाया गया और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। बिहार में आप देख रहे हैं, बिहार में भी बहुत अच्छे तरीके से नीतीश चला रहे हैं और वो दोबारा फिर सत्ता में आ गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि शराब के बिना सरकारें नहीं चल सकती।
लेकिन इतना नैतिक साहस तो हो। बड़ी बात आपने कही है कि इतना नैतिक साहस। तो अब कुछ चीज़ों का खाका खींच लेते हैं। आपने भूस रेड्डी जी का जिक्र किया, जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के, वो आबकारी नीति का ऐलान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इससे अपने आप को बचाया है, वरना कल को मीडिया या जो विपक्षी पार्टियां वो कह देती कि भगवा पहने रखते हैं और आबकारी नीति का ऐलान कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अकरम जी, घर में खाना क्या बनेगा आप बताएं या आपकी पत्नी बताएं, आपका कोई मुलाजिम कोई तय कर ले या आप तय कर ले, उसका टोटल क्रेडिट डिस्क्रेडिट तो परिवार के मुखिया को ही जाएगा। जो नीति है भूस रेड्डी साहब के घर की नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में जो भी नीति बनेगी उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट, उसका श्रेय, उसका जो भी उसका लाभ हानि है वो योगी आदित्यनाथ जी का है। और ये स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो अब मदिरा शरणम गच्छामी हो गई है। एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है सर, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उनके गुजरात में शराबबंदी का जिक्र किया। वो इस वक्त खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की किसी भी पॉलिसी में वो हस्तक्षेप ना रखते हों अपना। तो वो क्यों नहीं शराबबंदी करा देते हैं गुजरात की तरह यहाँ पे? गुजरात में राजस्व के और बहुत से माध्यम हैं। जैसे कि आपको पता होगा पूरे देश में जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो अधिकांश गुजरात में है, क्योंकि वहां पर बंदरगाह भी हैं और वहां पर शुरुआती दौर से ही केमिकल्स के बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय प्लांट लगे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के भी बड़े बड़े जो हमारे उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, सब गुजरात में बैठे हुए हैं और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इस तरह के उद्योग नहीं आ सके और खासतौर पे बड़े उद्योग नहीं आए। उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बाद स्थितियां और बिगड़ गई थी, जब उत्तराखंड ने नई अपनी नीति के तहत बहुत सी रियायतें दे दी थी तो बहुत से उद्योग वो चले भी गए थे, जो लौटकर यहाँ नहीं आए, हिमाचल चले गए या और राज्यों में चले गए। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व के उनके पास उनको लगता और नए साधन विकसित नहीं किए जा सकते और सबसे आसान तरीका है शराब बेचना। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सीधे माध्यम से मेहनत मजदूरी कर कर पैसा कमाना मुश्किल होता है और किसी भी तरीके से किसी से ठगी कर लेना, छीना झपटी कर लेना बड़ा आसान होता है। आप शाम को सड़क पर चाकू लेकर खड़े हो जाएं तो आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, लेकिन अगर आप मजदूरी करना चाहेंगे तो शाम तक आप अपना हाथ तोड़ लें तो 500 रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो ये तरीका है कि आप किस सरल रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ उसके लिए नई मशक्कत करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी दलील दी है, बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन आप बिहार का जिक्र भी तो कीजिए सर। वहां भी कोई उनके पास बंदरगाह नहीं है, वहां भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया ना सर। देखिए, ये वहां की जो सामाजिक स्थितियां हैं वो बड़ी दुरूह हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की भी बड़ी दुरूह हैं, लेकिन वहां पर लोगों को शराब पी के घरों में मौतें हो रही थी, परिवार तबाह हो रहे थे। उत्तराखंड की तरह वहां की महिलाएं आंदोलनरत थी, तो वो शराबबंदी के नाम पर ही सत्ता में आए थे। तो नीतीश जो शराबबंदी के साथ खड़े हुए हैं, तो ये उनका एक राजनीतिक एजेंडा भी था और उसी एजेंडे को उन्होंने लागू किया। उत्तर प्रदेश में ये कभी शराबबंदी कोई एजेंडा नहीं रहा, क्योंकि ये सामाजिक एजेंडा नहीं है, सामाजिक आंदोलन नहीं है, इसलिए ये पॉलिटिकल आंदोलन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कभी ये सामाजिक एजेंडा नहीं रहा है। हाल फिलहाल का कुछ जिक्र आपके पास डाटा होगा, जैसे बुलंदशहर है, मथुरा है, फिरोजाबाद और लखनऊ, यहाँ पे बहुत सारी मौतें हुई हैं। उसके बाद भी यहाँ मुद्दा नहीं बन पा रहा है और यहाँ लोग इसको उठा नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये जो हाल में 3-4 घटनाएं हुई हैं बड़ी ही भयावह हैं और ये जो नई आबकारी नीति है, हो सकता है ये उन घटनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित हो। लेकिन आपको इस नजर से भी देखना पड़ेगा कि जो सरकार जहरीली शराब पर अंकुश नहीं लगा सकती, 2 दर्जन से अधिक मौतें आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हो चुकी हैं। बावजूद इसके आप सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, अपने अधिकारियों पर आप नकेल क्यों नहीं कस रहे?
अभी नोएडा में आपको पता लगा होगा कि 2 लोग एक फैक्ट्री में जहरीली शराब पीकर मर गए और कहा गया कि वो वहीं पर फैक्ट्री में ही बन रही थी। तो नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री का आना जाना है, जो केंद्रीय राजधानी हमारी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बगल में है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से आता है, जो बहुत राजस्व देता है, बावजूद उसके वहां ये काम हो रहा है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, वहां जहरीली शराब बिक गई, फिरोजाबाद में बिक गई। तो इसका मतलब ये है कि आपका उस पर अंकुश नहीं है, और एक तरफ तो आप जो अपनी खामियां हैं उस पे तो आप पर्दा डाल रहे हैं, और नए नए टोटके आप अपने राजस्व बढ़ाने के कर रहे हैं। तो ये एक अजब विडंबना है, इसके अलावा इसे और क्या कहा जाए। ठीक है, ये अजब विडंबना है, इसके अलावा इसको क्या कहा जाए। वापिस आते हैं नई आबकारी नीति। बताया जा रहा है कि बियर को छोड़ दिया गया है, लेकिन शराब चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी हो, उस पर 7.5% मतलब भाव मूल्य बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, मैंने बताया ना, इसको हर तरीके से राजस्व को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, और 6,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपना राजस्व बढ़ाना है। उसके लिए नई दुकानें खोली जाएंगी, उनकी लाइसेंस फीस बढ़ाई जाएगी, घरों में शराब रखने पर आपको पैसा देना होगा, उसके लाइसेंस लेना होगा, उसकी सिक्योरिटी देनी होगी। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जिस तरीके से शराब बनती है, उसके लिए भी तमाम सुविधाएं बड़ी कंपनियों को दी जा रही हैं। ले दे के सब कुछ शराब के जिम्मे डाल दिया गया है। इसको इस नजर से भी देखें कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हालांकि देश भर में ऐसा देखने को मिला था लॉकडाउन के बाद, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पूरी बेशर्मी से ये नजर आया कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले जो रियायत दी गई दुकानें खोलने की, वो शराब की दुकानों को दी गई। लोगों की बाकी दुकानें, आपको आटा दाल सब्जी लेनी है तो आपको सोमवार इस तरफ जाओगे, मंगलवार उस तरफ जाओगे, शाम को 7 बजे दुकान बंद हो जाएगी जी। जूता चप्पल लेना है तो उसकी दुकान ही अभी नहीं खुली, और शराब की दुकान खुल गई। शराब की दुकान के बाद पुलिस वाला भी खड़ा कि कहीं किसी किस्म का कोई उत्पात ना हो। लोगों की दुकान 7 बजे तक खुल रही है, 8 बजे तक खुल रही है, शराब की दुकान 10 बजे तक खुलेगी। बाकी दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी, या हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन खुलेगी। तो ये नंगई नहीं तो और क्या है। तो आपको शराब मंदिर, आप इसको इस नजर से भी देखिए, उत्तर प्रदेश जो मंदिर की सरकार है, जो मंदिर के नाम पे आई सरकार है, उसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोलने की अनुमति नहीं दी, उसने स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दी, उसने शराब की दुकानें खोलने की सबसे पहले अनुमति दे दी। तो यही मैं कह रहा हूं, ये कथनी करनी का अंतर है। हम एक तरफ तो बात करते हैं राम राम की, और बगल में हमारे छुरी है, तो ये बगल की छुरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरफ हम बात करते हैं राम राम की और बगल में हमारे छुरी है। लेकिन मैं आपसे फिर आबकारी नीति के एक दिलचस्प पॉइंट जो मुझे लगा कि अब घर में अगर आपको एक शराब रखनी है 6 लीटर से ज्यादा, तो बाकायदा उसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, सालाना उसका शुल्क देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये करने की क्या जरूरत थी सर, और कैसे कैसे ये किया जाएगा, दोनों चीजें थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। देखिए, सरकारों से मूर्खताएं होती हैं, और केंद्र सरकार से भी मूर्खताएं हुई हैं, आज भी हो रही हैं। किसान आंदोलन आपके सामने 26 तारीख को देख लीजिएगा, पूरी दुनिया तमाशा देखेगी जी। उत्तर प्रदेश सरकार से भी तमाम मूर्खताएं हुई, ये उस तरह की एक मूर्खता है। इस कानून को लागू करना असंभव है जी। भारत में मिडिल क्लास अपने घर में मंदिर बनाए ना बनाए, बार जरूर बनाता है। हम धर्म से बेशक इसको ना जोड़ें, और धर्म से जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा अपर क्लास, हमारा अपर मिडिल क्लास जो हिंदुओं का है, उसके घर में बार आम हो गई है। युवा पीढ़ी शराब खुलेआम पीती है, लड़कियां लड़के, अब ये कोई अंतर नहीं रहा। तो धर्म से भी जुड़ा हुआ है। आप जिस धर्म से आते हैं उस धर्म में शराब की मान्यता हो चुकी है, आप कहे कुछ भी, लेकिन आमतौर पर ये घरों की एक तरह की ये एक्सेप्टेबिलिटी इसकी हो चुकी है। बिल्कुल 6 लीटर आप कह रहे हैं कि 6 लीटर से ज्यादा आप नहीं रख पाएंगे, ये तो घरों में पहले से भी, या देखिए, इस कानून को लागू नहीं किया जा सकेगा, और लागू करने का जबरन अगर आप प्रयास करेंगे तो अनार्की हो जाएगी। आप किसी पुलिस वाला किसी घर में घुस के तलाशी ले सकता है क्या कि आपके घर में कितनी शराब की बोतलें रखी है? घर की महिलाएं घर में नहीं घुसने देंगी। तो ऐसे कानून को लागू करने का फायदा क्या, जिसको इम्प्लीमेंट आप नहीं करा सकते क्या? ये देखिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। अगर पुलिस इसे लागू करा लेती है तो सड़कों पर लोग कारोबार करें। कारोबार का मतलब कार के अंदर बार,
कारों में बैठकर शराब पिएंगे, सड़कों पर एक्सीडेंट करेंगे, हर चौराहे पे किसी न किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई होगी। या जैसे कि हम देखते हैं पार्कों में बैठकर लोग शराब पिएंगे, शराब की दुकानों के बाहर पूरा बाजार लग जाएगा शराब पीने वालों का। गाजियाबाद में आपने देखा होगा कई बार ऐसी जगह अंसल के पास लोग शराब बैठकर पूरा मेला लग जाता था शराब पीने वालों का। तो लोग खुलेआम पिएंगे, जब उन्हें आप घर में नहीं पीने देंगे तो वो बाहर पिएंगे, आप उन्हें बाहर नहीं पीने देंगे तो वो घर पिएंगे। आपने देखा शराब को लेकर हमारे यहाँ कितनी लालसा समाज में है कि जब लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली तो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। जी। तो जिसको कहा गया कि गरीब के पास खाने को पैसा नहीं है और वो शराब की लाइन में लगा हुआ था। तो कहने का मतलब शराब को रोक पाए क्या? तो वहां पे कोई ना कोई ये भी शुरू कर देगा कि भाई आओ मेरे यहां से ले जाया करो, मेरे पास लाइसेंस है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर इस तरह की कोई बात हुई तो ये भी हो सकता है। ये आपने नया पहलू बताया, मैंने इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है। जिस देश के अंदर अवैध शराब बनाई जा सकती है, बेची जा सकती है, तो उस शराब में वैध शराब, लाइसेंस्ड शराब क्यों नहीं बेची जा सकती? हालांकि ऐसे काम होते रहे हैं, लेकिन उससे पी के लोग मरते नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रकाश में नहीं आते। ये काम तो होते ही हैं यहाँ पर, लेकिन ये हो सकता है इसको इसमें और बढ़ावा मिल जाए इस तरीके से। अब आपको एक चीज पे और ध्यान डलवाना चाहता हूं कि एक जमाना था, मुझे लगता है शराब को सामाजिक बुराई माना जाता था, लेकिन आज ये फैशन बन गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं गुड़गांव गया एक ऐसे ही एक प्रोग्राम में, पार्टी में, तो वहां पे सामने वाले शख्स ने मुझे बड़ी हैरत से कहा, अरे लेते नहीं हो क्या? तो ये बदल गया क्या चीजें सर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस समाज में अब चीजें वैसी नहीं रही जैसी हम देखते सुनते आए थे, जो बचपन हमें बताई गई थी, समझाई गई थी, पढ़वाई गई थी। गांधी जी के पोस्टर, गांधी जी के बड़े बड़े होर्डिंग शहरों में लगे थे। गांधी जी जा रहे हैं पैदल, डंडी लेकर, नीचे लिखा हुआ है शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर देती है। अब कहीं आपने देखा है शराब शरीर और आत्मा का नाश करते हुए देखे भी कहीं होर्डिंग हो? उत्तर प्रदेश में आपको सुन के हैरानी होगी कि शराबबंदी को लेकर एक विभाग है, और उस विभाग का जो खर्चा है वो खर्चा इतना भी नहीं है कि एक क्लर्क की तनख्वाह दी जा सके एक जिले में। और वो खर्चा भी आता है आबकारी विभाग से। यानी शराब बेचकर जो आप पैसा कमाते हैं, उसी पैसे से आप शराबबंदी के लिए, नशा विरोधी प्रचार प्रसार के लिए आप खर्चा करते हैं। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि आप चोरी के पैसे से ही दान करते हैं। तो ये तो चोरी के पैसे के दान वाली स्थिति है। समाज में एक्सेप्टेबिलिटी शराब की बढ़ चुकी है, इसको हमको मान लेना चाहिए। देखिए, पूरा हमारा देश जो हम इस समय पश्चिम की ओर मुंह किए बैठा हुआ है, और हमारे समाज के सारे संस्कार पश्चिमी जैसे होते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों जैसे ही हमारे संस्कार हो गए। पूरब की चीजें अब हमारे यहाँ बची नहीं। और शराब चूंकि ठंडे देशों में हो सकता है उनकी शारीरिक जरूरत हो, हमारा देश तो ठंडा देश भी नहीं है, बावजूद इसके जो नकल के लिए अकल तो चाहिए नहीं, उनकी नकल कर रहे हैं। उन्होंने गले में टाई बांध ली थी, नाक बहती थी उसको पोंछने के लिए, और हमारे काले अंग्रेज आज भी गले में टाई लगाए घूम रहे हैं। अगर टाई पहन के नहीं जा रहे तो ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक हमारी समाज की जो तमाम जो मूर्खताएं हैं, और उनमें से एक ये भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बहुत तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली, आंकड़ों के साथ और तमाम चीज़ों के साथ बातें रखी। लेकिन आपने जो सवाल किया वो बहुत ही अहम सवाल है कि जो रात दिन धर्म का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनके राज्य में कहा जा रहा है कि पहले 28,000 करोड़ सालाना कमा रहे थे शराब से, अब 34,000 करोड़ रुपए कमाने होंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।